दोस्तों ज़रा सोचिए कि अगर कोई महिला जवानी में ही विधवा हो जाए तो उसको कितनी बड़ी तकलीफ़ होगी, उसको कितनी बड़ी पीड़ा होगी। उस महिला के दर्द को ना तो कोई समझ सकता है, ना कोई जान सकता है। दोस्तों आज की कहानी के अंदर एक महिला जिसकी नई नवेली शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय के बाद में उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यानी जब इस तरीके से हत्या की जाती है, मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस जब इस पूरे केस के अंदर छानबीन करती है और अपराधियों को पकड़कर जब सलाखों के पीछे भेजती है, तो जो कोई भी देखता है वो हैरान हो जाता है कि आज के इस समाज में हम लोग किसके ऊपर भरोसा करें और किसके ऊपर ना करें। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन चैनल हमने ये नया नया शुरू किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से, और इसी लखनऊ के अंदर एक थाना लगता है बीकेटी थाना। इसी बीकेटी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है। इस गांव का नाम है मामपुर बाना गांव, और इसी मामपुर बाना गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इस परिवार में प्रमोद कुमार, जिनकी उम्र 28 वर्ष के आसपास है, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में एज ए सफाई कर्मी काम करते हैं। इनकी पत्नी, जिसका नाम चांदनी है, उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, और इनके परिवार में प्रमोद कुमार और पत्नी चांदनी के अलावा दो छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं। इस परिवार के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 25 अक्टूबर साल 2025, और इसी 25 अक्टूबर साल 2025 को जो प्रमोद कुमार होते हैं, ये अपनी पत्नी चांदनी से कहते हैं, रात के समय का वक्त था, कि वो किसी काम से अभी बाहर जा रहे हैं और थोड़ी देर में ही लौट आएंगे। उसके बाद में प्रमोद कुमार चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही 1 से 1.5 घंटा गुजर जाता है, तो जो पत्नी चांदनी होती है उसे अपने पति की चिंता होती है, इसलिए वो अपने पति का मोबाइल नंबर ट्राई करती है। लेकिन दोस्तों जब मोबाइल नंबर ट्राई किया जाता है, तो जो मोबाइल नंबर था वो स्विच ऑफ बताता है। अब रात का समय है, पति का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। जाहिर सी बात है कि पत्नी परेशान होगी। जब पत्नी परेशान होती है, तो उसके बाद में जो चांदनी थी अपने भाई हिमांशु को कॉल करती है, और हिमांशु को कॉल करने के बाद में कहती है कि तुम जाकर देखो कि तुम्हारे जो जीजा जी हैं वो कहाँ रह गए हैं। मैं उनका फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, तुम जल्दी कर उनको ढूंढो। अब जो हिमांशु था ये बाइक लेकर निकलता है, लेकिन सबसे पहले ये अपने जीजा जी के ही गाँव मामपुर बाना पहुँचता है। लेकिन मामपुर बाना गांव के अंदर ये इंटर कर पाता, उससे पहले ही रोड किनारे से अपने जीजा की, जो प्रमोद कुमार थे, उनकी डेड बॉडी पड़ी दिखाई पड़ती है। अब जैसे ही डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, तो जो हिमांशु होता है ये ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाता है। अब इसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के जितने भी लोग थे वो तुरंत के तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, और इस बात की सूचना जो थी वो सीधा सीधा बीकेटी थाने में दे दी जाती है। अब जैसे ही बीकेटी थाने के अंदर इस तरीके की सूचना मिलती है, एक व्यक्ति जिसका नाम प्रमोद कुमार है, वो ऑलरेडी यूपी पुलिस में एज ए सफाई कर्मी काम करता है, उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई। तो जो बीकेटी थाने की पुलिस होती है तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है। जब घटनास्थल पर पहुंचती है, बॉडी को चेक करती है, तो पता चलता है कि इस व्यक्ति के 2 गोली मारी गई हैं। एक गोली इसके सीने पर लगी है और एक गोली इसकी पीठ में लगी है। अब उसके बाद में जो लोग थे, पुलिस को देखने के बाद में वहाँ पर शोर शराबा शुरू कर देते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव बनाना चालू कर देते हैं। अब जैसे ही घटना वाले स्थल पर लोगों की भीड़ बेकाबू होती दिखाई पड़ती है, तो जो पुलिस थी सबसे पहले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर और सीधा सीधा इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, उधर पुलिसकर्मी जो थे जब उस पूरी घटना स्थल को चेक करते हैं, तो वहाँ पर पुलिस को कुछ शराब की बोतलें भी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जो प्रमोद कुमार थे, जो घर से बाइक से आए थे, उसकी बाइक घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। लिहाजा लोगों को पुलिस वाले शांत करते हुए कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, माहौल ख़राब करने की कोशिश मत करो, इस सब के पीछे जो भी व्यक्ति है वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा ज़रूर, और हम उसे सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि इस समय, रात के समय, आखिरकार कौन ऐसा होगा जो प्रमोद की हत्या करेगा। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिस थी तमाम लोगों से पूछताछ करती है, जो लोग वहाँ पर आए थे सबने वही कुछ बताया। हिमांशु से पूछताछ करती है, जो प्रमोद का साला था, उसने भी वही कुछ बताया जो देखा था। उसके बाद में जो चांदनी होती है प्रमोद की पत्नी, उससे भी पूछा जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी के ऊपर शक हो तो बताओ। लेकिन जो चांदनी होती है वो कहती है कि नहीं साहब, किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। उसके बाद में चांदनी की ही तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ, जो प्रमोद थे, इसकी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है।
अब उसके बाद में पुलिस वाले इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले इस पूरे इलाके के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे उन सारे ही सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है। लेकिन दोस्तों किसी भी सीसीटीवी कैमरा से पुलिस को कुछ भी नहीं मिल पाता है। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे प्रमोद की कॉल डिटेल्स निकालते हैं, और जब प्रमोद की कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो पुलिस वालों की किस्मत यहाँ भी पुलिस वालों का साथ नहीं देती है। दरअसल कॉल डिटेल्स में भी कुछ भी नहीं मिला था। होते करते तकरीबन इस घटना को लगभग 2 दिन का समय गुजर चुका था। लेकिन 2 दिन का समय गुजरने के बाद में ना तो पुलिस के पास में कातिल थे, ना कातिलों के खिलाफ कोई सबूत था। कातिल और सबूत तो छोड़िए, पुलिस के पास में कत्ल करने का मोटिव तक नहीं था। अब दोस्तों 2 दिन का समय गुजरने के बाद में भी जब पुलिस वालों के पास में कुछ नहीं था तो उसके बाद में तीसरे दिन पुलिस वाले फैसला करते हैं कि एक बार प्रमोद की पत्नी चांदनी से फिर से पूछताछ कर लेते हैं। अब इसके बाद में पुलिस जो थी जब चांदनी से पूछने के लिए तीसरे दिन चांदनी के घर जाती है तो चांदनी का जो रवैया, जो हाव भाव, जो उसके घर के अंदर उसका चालू चलन था, उसे देखने के बाद में पुलिस को कहीं से भी ये नहीं लगता है कि इस महिला के पति का कत्ल हो चुका है, और वो भी जब इस महिला की शादी महज 5 साल पहले हुई हो। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात पुलिस वालों के लिए ये थी कि इस महिला की 2 छोटी छोटी बच्चियां भी थीं, और उन दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी अब इस महिला के ऊपर आ चुकी थी, और महज 5 साल पहले शादी हुई थी। तो उसके बावजूद भी ये महिला इतनी ज़्यादा रिलैक्स क्यों है, इसके चेहरे पर शिकन क्यों नहीं है। लिहाजा पुलिस को कहीं ना कहीं अब चांदनी के ऊपर डाउट होता है। लेकिन चांदनी के ऊपर डाउट तो हो चुका था, लेकिन अभी भी पुलिस चांदनी से पूछताछ नहीं कर सकती थी। इसलिए पुलिस फैसला करती है कि एक बार चांदनी के मोबाइल की भी कॉल डिटेल्स निकाल लेते हैं। और जैसे ही चांदनी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पुलिस को बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ मिलती है। दरअसल पिछले कुछ समय से चांदनी एक नंबर पर लगातार बात कर रही थी, और उससे भी बड़ी हैरानी पुलिस को जब होती है कि जब पुलिस को यह पता चलता है कि जिस दिन उसका पति प्रमोद कुमार घर से गायब हुआ था, जिस दिन उसके पति का कत्ल हुआ था, उस दिन भी चांदनी ने इस नंबर पर लगातार बात की थी। उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि चांदनी जिस नंबर पर लगातार बात कर रही थी, एक बार उस नंबर की डिटेल्स निकाल लेते हैं। और जब उस नंबर की डिटेल्स वगैरह निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी बच्चा लाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास है। बच्चा लाल जो कि बांदा के बबरू गांव का रहने वाला है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए कंफर्म होती हैं, उसके बाद में पुलिस जो थी सीधा चांदनी को उठा लेती है। 28 अक्टूबर साल 2025 को चांदनी को उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है, और उसके बाद में चांदनी से पूछताछ करती है। चांदनी कभी इधर की बात करती, कभी उधर की बात करती, लेकिन पुलिस जब लगातार इसके ऊपर सवालों के तीर छोड़ती है तो चांदनी को भी लगता है कि अब बच पाना मुश्किल है। लिहाजा उसके बाद में चांदनी जो थी ये अपना जुर्म कबूल करती है। लेकिन जुर्म कबूल करने के बाद में चांदनी जो बातें बताती है उसे सुनने के बाद में चांदनी की खुद फैमिली को भी चांदनी की बातों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल जो चांदनी होती है ये पुलिस को बताती है कि इस पूरी घटना की शुरुआत होती है तकरीबन 8 महीने पहले से, यानी इसी साल के फरवरी महीने से। दरअसल जो बच्चा लाल था ये एक नंबर पर कॉल करता है, लेकिन इत्तेफाक से वो रॉन्ग नंबर चांदनी के मोबाइल नंबर पर लग जाता है। अब चांदनी जब बात करती है उधर से बच्चा लाल बात करता है। दोनों को पता था कि ये रॉन्ग नंबर लग चुका है, लेकिन बच्चा लाल जो था वो इतने बेहतर तरीके से चांदनी से बात करता है कि कहीं ना कहीं पहली ही बातचीत में जो चांदनी थी उसको बच्चा लाल पसंद आ जाता है। अब चांदनी को बच्चा लाल पसंद आता है। अभी तक ये नंबर रॉन्ग नंबर था, लेकिन अब ये राइट नंबर बन चुका था। दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती होती है। दरअसल जो चांदनी थी इससे पहले किसी लड़के से बातचीत किया करती थी शादी हो जाने के बाद भी, लेकिन किसी वजह से इसके पूर्व प्रेमी से इसकी लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इसकी बातचीत नहीं हो पा रही थी और इसको बात करने की लत भी लगी हुई थी। इसी वजह से ये बच्चा लाल के प्रति अट्रैक्ट होती है और उसके बाद में बच्चा लाल से बातचीत करना शुरू कर देती है। और ये जो बातचीत का सिलसिला था इसका नतीजा ये होता है कि दोनों अब एक दूसरे से घंटों घंटों बात करते, और ये जो दोस्ती थी अब ये धीरे धीरे नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाती है। अब दोनों के बीच में मोहब्बत तो हो चुकी थी, उसके बाद में एक चीज़ होती है आजकल के दौर में जो बहुत ज़्यादा आम है, अब मोहब्बत होगी तो फिर मुलाकात होनी चाहिए। अब मुलाकातों का ये लोग प्लान तो बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चाह कर भी ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। लेकिन उसके बाद में इसी जुलाई साल 2025 में जो इस चांदनी के पति प्रमोद कुमार थे उनकी एक बहन की शादी थी। अब इसी बहन की शादी में ये बच्चा लाल को भी इनवाइट कर देती है और अपने ससुराल वालों को ये बताती है कि जो बच्चा लाल है ये उसकी सहेली का दोस्त है। दरअसल शादी में उसने अपनी सहेली को इनवाइट किया था, लेकिन किसी वजह से उसकी सहेली इस शादी में नहीं आ पाई, इसलिए उसने अपने देवर को भेज दिया है।
और दोस्तों बच्चालाल जो था तकरीबन 8 दिन पहले ही चांदनी के घर पे पहुंच जाता है और वहां पर शादी में जो कामकाज रहता है भाग दौड़ कर कर सारा कामकाज करवाता है। और इसी वजह से जो घर वाले होते हैं वो चांदनी की बात पर विश्वास कर लेते हैं और बच्चालाल के ऊपर शक ही नहीं करते। लेकिन इसी शादी के बीच में जब कभी भी मौका मिलता तो जो बच्चालाल था इसी चांदनी के नज़दीक आ जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उसके बाद में जो मान मर्यादाओं की जितनी भी सीमाएं होती हैं वो सारी की सारी सीमाएं टूट जाती हैं और उसके बाद में शादी होती है। शादी संपन्न हो जाती है। जैसे ही शादी संपन्न होती है तो उसके बाद में जो चांदनी थी ये अपने पति प्रमोद से कहती है कि दरअसल उसकी जो सहेली है ये किसी काम से दिल्ली जा रही है और उससे भी बताया है कि एक जॉब है, अगर चाहो तो आकर देख लेना। तो मैं बच्चालाल के साथ ही चली जाती हूँ और अपनी सहेली के साथ दिल्ली चली जाऊँगी और दिल्ली से जब लौट के आऊँगी अगर मुझे वो जॉब मिल गई तो तुम्हारी इजाज़त लेकर फिर उसके बाद में मैं अपनी जॉब पर चली जाऊँगी। अब जैसा ही अपनी पत्नी चांदनी की ये बात प्रमोद कुमार सुनता है तो उसके बाद में वो अपनी पत्नी को दिल्ली जाने के लिए इजाज़त दे देता है। अब जो पत्नी चांदनी होती है ये बच्चालाल के साथ में दिल्ली चली जाती है और वहीं पर एक किराए का कमरा लेकर ये दोनों एक दूसरे के साथ 20 दिन तक रहते हैं। अब एक प्रेमी एक प्रेमिका जो आज़ाद हैं दिल्ली के अंदर हैं, सारी सीमाएं टूटती हैं, पति और पत्नी की तरह 20 दिन तक वहाँ पर रहते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। इसी वजह से बच्चालाल और चांदनी एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन इनके लिए कॉम्प्लिकेशन यानी मुश्किल ये थी कि जो चांदनी थी ये पहले से शादीशुदा थी और इसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां भी थीं। लिहाजा उसके बाद में 20 दिन का जैसे ही समय गुजरता है तो उसके बाद में जो चांदनी होती है ये अपने घर वापस आ जाती है क्योंकि इससे अपनी दोनों बच्चियों की याद भी आ रही थी। लेकिन दोस्तों जो प्रमोद कुमार था उसको शराब पीने की लत थी और जब कभी भी वो शराब पी के आता था तो अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा किया करता था और इसी झगड़े की वजह से कई बार वो अपनी पत्नी की पिटाई भी कर दिया करता था। अब इसी बीच में जब 20 दिन के बाद पत्नी चांदनी दिल्ली से लौट कर आई थी तो उसके बाद में जो पति था प्रमोद कुमार वो एक दिन शराब पी के आता है और अपनी पत्नी चांदनी की बड़ी ही बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी की पिटाई करता है तो उसके बाद में पति के जाने के बाद में जो चांदनी होती है सीधा सीधा अपने प्रेमी बच्चालाल को कॉल कर देती है और बच्चालाल को कॉल करने के बाद में कहती है कि मैं अपने पति को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेहतर यही होगा कि तुम मेरे पति को अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहवा दो। अब जैसे ही बच्चालाल चांदनी के मुंह से ये बात सुनता है वो तुरंत इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे इस गुनाह में मैं शामिल नहीं हो सकता। तो चांदनी इस पे कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरे पति का कत्ल नहीं करोगे तो ये काम तो मैं किसी और से भी करवा सकती हूँ। अब जैसे ही ये बात बच्चालाल सुनता है डर जाता है। उसको लगता है कि चांदनी ने अगर ये काम किसी और से करवा लिया तो फिर मुझे छोड़कर वो किसी और के साथ चली जाएगी। उसके बाद जो बच्चालाल था ना कि चांदनी की बात मानता है बल्कि कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में ये दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं और उसके बाद में तारीख आ जाती है 25 अक्टूबर साल 2025 और इसी 25 अक्टूबर साल 2025 को जो बच्चालाल था प्रमोद के घर पे पहुंच जाता है और वहां पे पहुंचने के बाद में थोड़ी बहुत देर वहां पे रहता है। उसके बाद में प्रमोद से कहता है कि चलो यार शराब पीते हैं। उसके बाद में ये दोनों शराब पीने के लिए निकल जाते हैं, शराब खरीद के लाते हैं और उसके बाद गांव के बाहर जो सुनसान सड़क है वहीं पर बैठकर शराब पीते हैं। अब जो प्रमोद था उसको बिल्कुल भी ऐसा आभास भी नहीं था कि बच्चालाल क्या सोचकर यहाँ पर आया है और उसके दिल में क्या चल रहा है और आगे वो क्या करने वाला है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही जो प्रमोद था शराब पीता है, शराब के नशे में जाता है क्योंकि बच्चालाल ने खुद कम शराब पी थी और प्रमोद को ज़्यादा शराब पिलाई थी। अब प्रमोद को जैसे ही नशा होता है उसके बाद में बच्चालाल अपने पास से वो तमंचा निकालता है। उसके बाद में प्रमोद के सीने पे गोली मार देता है। अब जैसे ही प्रमोद के वो गोली लगती है प्रमोद वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद एक और गोली वो प्रमोद के पीठ पे मारता है। उसके बाद में जब प्रमोद की मौत हो जाती है तो प्रमोद की ही बाइक लेकर बच्चालाल वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन फरार होने से पहले उसने अपनी प्रेमिका जो चांदनी थी उसको कॉल किया था और कॉल करने के बाद में उसने कहा था कि काम हो चुका है और कॉल डिटेल्स में वही कॉल्स पुलिस को मिली थी। वाकई में दोस्तों चांदनी ने जब ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाई तो पुलिस बड़ा हैरान थी कि आखिरकार एक पत्नी इतनी बड़ी नागिन कैसे हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमोद कुमार की भी थोड़ी बहुत गलती है और उसकी गलती यही है कि उसने एक अननोन पर्सन पर विश्वास किया। उसने अपनी पत्नी को ऐसे ही किसी के साथ जाने दिया और किसी को ऐसे ही अपने घर में आने दिया। दोस्तों आज का ये दौर जो है वो इतना ज़्यादा नाजुक दौर है कि आज के इस दौर में हम किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।